बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी टेंसर और ऑर्थोगोनल टेंसर को। व्हाट आर आइडेंटिटी एंड ऑर्थोगोनल टेंसर, कि ये दोनों टेंसर जो है वो किस किस्म के होते हैं। तो जैसा कि आइडेंटिटी टेंसर के नाम से ज़ाहिर है, आइडेंटिटी ये तो जो है वो वेल नोन है और ऑर्थोगोनैलिटी भी वेल नोन ही है। तो देखते हैं उनको हम जो है वो कैसे डिफ़ाइन करते हैं और कैसे जो है वो फिर उनको डिस्कस करते हैं। The linear transformation which transforms every vector into itself is called an identity tensor। यानी ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो किसी भी वेक्टर को जो है वो अपने आप पे ही मैप करे, उसी वेक्टर को उस जो वेक्टर ले उस जो जिस पे एक्ट करे उसका रिजल्ट वापस वही वेक्टर दे, तो देन दैट टेंसर इज कॉल्ड आइडेंटिटी टेंसर। So here we are denoting that special type of tensor by I, capital I, identity, I for identity। तो उसको हम इससे लिख रहे हैं। तो according to the definition of the identity tensor, for any vector A we can write this equation number 1, I A is equal to A, that identity tensor is acting on A and we have again that vector A। तो ये definition है और तो इसकी हेल्प से हम जो है वो अभी इसके कंपोनेंट्स नहीं पहले इसको शो करेंगे कि ये जो है वो टेंसर कैसे है। डिफाइन तो कर दिया हमने कि ये आइडेंटिटी, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये आइडेंटिटी टेंसर है। तो लेकिन अभी देखते हैं कि कैसे आइडेंटिटी टेंसर है। जैसे हम पीछे जो है वो डिफाइन करते थे कि सम ऑफ टेंसर जो है वो अगेन टेंसर है, फिर उसको शो किया कैसे टेंसर है, फिर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर उसको शो किया, फिर इसको उसके बाद वो ट्रांसपोज आ गया, उसको शो किया कैसे टेंसर है। तो सिमिलरली जो है वो वी विल सी दैट हाउ दिस आइडेंटिटी इज अ टेंसर। तो वही दो चीज़ें हैं, वही दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दे शुड बी फुलफिल्ड। अगर वो फुलफिल्ड हो जाएं तो देन वी विल से दैट दिस टेंसर इज अ टेंसर, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ टेंसर। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, आई ऑफ ए, आई इज़ एक्टिंग ऑन ए प्लस बी। तो डेफिनेशन लगाएंगे, एज ए एंड बी आर वेक्टर्स सो देयर सम विल आल्सो बी अ वेक्टर। सो व्हेन दिस आई इज़ एक्टिंग ऑन दिस सम ए प्लस बी वी विल अगेन हैव ए प्लस बी, बिकॉज I is a linear transformation and is a linear transformation which is defined here with the help of equation number 1। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और उसको हमने किस तरह डिफाइन किया है, इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि यह लीनियर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हर वेक्टर को उसी वेक्टर पे मैप करती है। और a प्लस बी एक वेक्टर है, सो आई विल मैप दिस वेक्टर a प्लस बी ऑन टू इट्स सेल्फ a प्लस बी। तो इस a को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस b को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, बिकॉज I इज़ एन आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह हो गया, इसका मतलब ये पहली जो है पहली कंडीशन जो है वो पूरी होगी। इसी तरह दूसरी कंडीशन पे आ जाए, तो दूसरी कंडीशन पे ये जो है जब अप्लाई करेंगे अल्फ़ा ए, तो ये अल्फ़ा ए की इक्वल होगा कि ए इज़ अ वेक्टर, अल्फ़ा ए स्केलर मल्टीपल ऑफ ए विल अगेन अ वेक्टर। सो आई एज एन आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है आई, तो ये जो आई है दिस विल ट्रांसफॉर्म दिस अल्फ़ा ए इनटू अल्फ़ा ए। सो रिजल्ट ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज़ अल्फ़ा ए अगेन। तो इस ए को मैं लिख सकता हूँ इस तरह आई ए, क्योंकि आई जो है वो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जैसे ही ये लिखता हूँ तो मेरे पास दूसरी कंडीशन भी पूरी हो जाती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो
इन दो कंडीशन से मैंने देख लिया कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो लीनियर, ये जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो from the definition of the tensor, if you have linear transformation, then that transformation is called tensor. तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको हम क्या देंगे कि ये जो आइडेंटिटी है ये एक टेंसर है. नो, वी विल गो फॉर इट्स कंपोनेंट्स. तो एज I have said in previous lecture that we have two ways to find the components of a tensor. तो यहाँ पे मैं दोनों वेज जो है वो डिस्कस करूँगा, और आप लोगों ने खुद एक तरीके से हमने निकाले हुए हैं कंपोनेंट्स, सम के भी, प्रोडक्ट के भी, और फिर उसके बाद क्या था ट्रांसपोज के. तो दूसरे तरीके से आप लोगों ने निकालने हैं कंपोनेंट्स उसके. तो ये दूसरा तरीका है. पहला तरीका जो आप करते रहे हैं वो ये करूँगा मैं. ये जो तरीका ये आप लोगों ने ऑलरेडी किया है, और ये भी किया है. मतलब ये मैंने जब सम, प्रोडक्ट और ट्रांसपोज उनके कंपोनेंट्स निकाले हैं तो इस मेथड को मैंने यूज़ नहीं किया. लेकिन वैसे आपको पता है कंपोनेंट्स लिखने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के आपको ये तरीका आता है, क्योंकि एग्जांपल्स भी की हुई हैं, शुरू में समझाया भी हुआ है. तो डेफिनेशन जहाँ पे की है कंपोनेंट्स की, इसी तरीके से की है. तो फिर आगे वो इंडिसेस फॉर्म आ गए हैं, तो उनकी हेल्प से आप बाकी की मैं करता रहा हूँ. जैसे ये है, तो ये जो तरीका है दिस फर्स्ट वन, इसको आपने अप्लाई करना है जो कुछ आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है. कौन क्या क्या टेंसर पढ़े हैं? सम ऑफ टेंसर्स, प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ टेंसर्स. उनके जो कंपोनेंट्स हैं, यू हैव टू फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ सम ऑफ टेंसर्स, प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ टेंसर विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड. ठीक है, ये मेथड नोन है, दिस इज़ नॉट अ न्यू मेथड. ठीक है, ये आप जानते हैं. तो ये कैसे लिखा? मैंने कहा था ना कि कंपोनेंट्स जब निकालते होते हैं, हमें चाहिए होते हैं किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के, तो वी मस्ट हैव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेस वेक्टर्स. तो बेस वेक्टर्स की अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन पता चल जाए, देन वी कैन फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन. तो 3 बेस वेक्टर्स है ना, E1, E2, E3. तो इनकी अगर ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता चल जाए कि अगर हमारे पास इन जनरल वी हैव डेफिनेशन ऑफ any transformation, then and with the help of that definition of transformation we have the transformation of the base vectors, then we can write with the help of that transformation the components of transformation. तो उस जो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे वो जो बेस वेक्टर्स को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही है, वो जो 3 इक्वेशन हमारे पास आती हैं कि डेफिनेशन दी हुई है हमारे पास, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशन की जनरल डेफिनेशन की दी हुई है कि किसी भी वेक्टर को, सपोज दैट वी हैव वेक्टर ए एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन टी, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन टी इज ट्रांसफॉर्मिंग दिस वेक्टर ए. Suppose T A is equal to A into E1 dot E2. E1 dot E2 करूँगा तो ये तो खैर 0 हो जाएगा. चल ऐसे कर लेते हैं, E1 plus E2 डॉट, ये यानी कि ब्रैकेट बाहर है, E1 plus E2 डॉट E1 कर लें. ठीक है, यानी ये क्या बन गया फिर, टी ए इज इक्वल टू ए ब्रैकेट E1 प्लस E2. ये जो सम है, ये जो वेक्टर है E1 प्लस E2 वाला वेक्टर, इसका डॉट किसी तीसरे वेक्टर E1 के साथ. ठीक है, तो रिज़ल्ट ये वैसे समझाने के लिए है, तो रिज़ल्ट निकालेंगे, जारी बात है, फिर वो ए से मल्टीप्लाई होगा. अब ये एक टी ट्रांसफॉर्मेशन है जो किसी भी ए वेक्टर को इस तरह मैप कर रही है. कोई भी ए रखें तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलता है, ए ब्रैकेट में E1 प्लस E2 इसका डॉट किसी तीसरे जो है वो E1 वेक्टर के साथ. तो ये आपको रिज़ल्ट मिलता है.
अब अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम ए को एक दफ़ा E1 रखें, ए को एक दफ़ा E2 रखें, एक को एक दफ़ा E3 रखें, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी. TE1 इक्वल्स टू समथिंग, TE2 इक्वल्स टू समथिंग and TE3 equals to something. And with the help of these 3 equations, TE1, TE2, TE3, you can write the components of this transformation T. ये मैं आप रिवाइज मैंने कर दिया है, पीछे जो कुछ पहले जो है हम निकालते रहे हैं कंपोनेंट्स, आप लोग जैसे निकालते रहे, रिवीजन कर दिया. तो ये वो चीज़ लिखी हुई है. यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, ये डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है ना. तो इसको हमने कैसे डिफाइन किया कि इट मैप्स एवरी वेक्टर इनटू इटसेल्फ, ये लिखा हुआ है, इट ट्रांसफॉर्म्स एवरी वेक्टर इनटू इटसेल्फ, IA equals to A. So with the help of this equation 1 we have IE1 equals to E1. 3 बेसिस वेक्टर्स है ना. तो E1 को I जो है E1 पे ही मैप करेगा, क्योंकि I को हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं. तो E2 को E2 पे मैप करेगा, E3 को E3 पे मैप करेगा. तो 3 इक्वेशंस आपको आगे आपके पास आ गई, IE1 वाली, IE2 वाली, IE3. वहाँ पे इन जनरल जो है वो वी आर यूजिंग कैपिटल T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे हम जो है वो पर्टिकुलरली वी आर डिस्कसिंग आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, सो वी आर यूजिंग कैपिटल I फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन. तो T की जगह पे I है, IE1, IE2, IE3. नो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशंस यू कैन राइट कंपोनेंट्स. ये कैसे लिखते थे, पहले से जो है वो पहला कॉलम, दूसरे से दूसरा कॉलम और तीसरे से तीसरा कॉलम. सिंपली ये आ गए कंपोनेंट्स. ये देखें ना, आइडेंटिटी बन गई है उसके नाम से, जैसे मैं कह रहा था. वापस आपके पास आइडेंटिटी आ गई, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1. आइडेंटिटी वापस आ गई है. ये दूसरा तरीका है जो आप मैं पहले यूज़ करता रहा हूँ, टू फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ सम प्रोडक्ट एंड ट्रांसपोज. आई कैपिटल आई जे सब्सक्रिप्ट्स हैं इज इक्वल टू आ जाएगा EI डॉट IEJ. यहाँ पे डेफिनेशन लगाएं, EJ आ जाएगा. तो EIJ होता है डेल्टा IJ. तो इसके भी वो याद, I1 1 डेल्टा 1 1 यानी कि 1, ये वाला 1, I1 2 0, I1 3 0, इस तरह I2 2 और I3 1, बाकी सारे क्या आ गए 0. तो ये कंपोनेंट्स आ गए. तो ये एक एग्जांपल की हुई छोटी सी कि अगर आपके पास कोई टेंसर हो, उसको हम ऐसे इस तरह डिफ़ाइन करें कि किसी भी ए को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, के कोई स्केलर, कोई कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट है के, और ए जो है कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर है. तो इस टी को लिखें इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, यानी इसकी कोई फॉर्म लिखे आइडेंटिटी की फॉर्म में कि ये आइडेंटिटी कोई मल्टीप्लिकेशन आ जाए, इस किस्म का जो है वो लिखें और इसके कंपोनेंट्स निकालें. तो ये सिंपली है, ये दिया हुआ है. इस आई को मैं लिख सकता हूँ IA, क्योंकि IA इक्वल्स टू I होता है ना, क्योंकि I यहाँ पे आइडेंटिटी है. तो IA इज इक्वल टू A, सो वी कैन यूज़ IA इंस्टेड ऑफ A. इसका लिख लिया. अब ये जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, फॉर एनी वेक्टर A है, फॉर एवरी वेक्टर A. तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर्बिट्रेरी है A वेक्टर, तो वी कैन राइट T इज इक्वल टू K. तभी पॉसिबल है कि ये जो है वो T इज इक्वल टू K, ये एक जैसे हैं. तो कंपोनेंट्स निकालने के लिए IJ सिंपली IJ, तो K तो कांस्टेंट है, वायर आ जाएगा, तो I आ जाएगा. तो इसके कंपोनेंट्स डेल्टा IJ होते हैं. तो ये बता रहा है कि जो T की फॉर्म है, अगर T को ऐसे डिफाइन करेंगे तो T की क्या फॉर्म आ जाएगी, वही के जो A के साथ है वो आइडेंटिटी के साथ मल्टीपल हो गया आ जाएगा, तो T की वो फॉर्म हो जाएगी. ठीक है. अगर यहाँ पे 2A है तो यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू आइडेंटिटी आ जाएगी, T की ये फॉर्म होगी ट्रांसफॉर्मेशन की. तो कंपोनेंट सिंपली वही जो है वो उस आइडेंटिटी के कंपोनेंट्स को जो है वो K से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो यू विल हैव कंपोनेंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो अब आ गया ऑर्थोगोनल टेंसर. ऑर्थोगोनैलिटी वही है जो आप लोगों ने जो है वो पहले पढ़ी है. ऑर्थोगोनैलिटी किसी टाइम वो क्या होती थी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो हम क्या कहते थे जो है वो ये क्या हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया टेंसर. तो यहाँ से फिर वो दूसरी भी आ जाती थी, ए ट्रांसपोज हो तो ए ट्रांसपोज ए, वो जो है वो आइडेंटिटी आ जाती थी. क्योंकि ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी का मतलब ये है कि ये इन्वर्सेस है ना, फिर वो वहाँ से वापस जो इन्वर्स वाली कंडीशन है याद ही होगा, ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो वहाँ से वो
ट्रांसपोज यूज़ करके ये चीज़ आ जाती थी वापस। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? An orthogonal tensor is a linear transformation under which the transformed vectors preserve their lengths and angles. तो ऐसा टेंसर वो जो ऑर्थोगोनल टेंसर होता है ऐसे ही एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो एंगल और लेंस को प्रिजर्व करती है। ठीक है जी, यानी एंगल और ये ऐसा ऑर्थोगोनल टेंसर है, टेंसर ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो एंगल और लेंस को प्रिजर्व करती है। बिफोर एंड प्रिजर्व का मतलब ये होता है कि बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो लेंथ है और एंगल है वेक्टर्स के दरमियान, एंगल्स और वेक्टर्स की लेंथ वो सेम रहती है। क्या मतलब कि अगर Q आपके पास ऑर्थोगोनल टेंसर हो और A और B कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर्स हों तो लेंथ के प्रिजर्व होने का मतलब ये है, ये QA इज इक्वल लेंथ ऑफ QA इज इक्वल टू लेंथ ऑफ A, लेंथ ऑफ QB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ B, क्योंकि A और B वेक्टर्स हैं बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, QA एंड QB दी आर वेक्टर्स आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बिफोर एंड आफ्टर लेंथ सेम है, बिफोर लेंथ ऑफ A आफ्टर लेंथ ऑफ QA दोनों एक जैसी हैं, ये भी दोनों एक जैसी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लेंथ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिजर्वेशन का ये मतलब है कि बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन लेंथ एक जैसी रहती है। और एंगल सेम होने का ये क्वेश्चन नंबर 2, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन QA एंड QB। ये A और B दे आर बोथ वेक्टर्स बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड QA एंड QB दे आर वेक्टर्स आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एंगल बिटवीन A एंड B बिफोर, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन QA एंड QB आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो है वो सेम रहते हैं। तो ये जो है वो प्रिजर्वेशन का मतलब है, यानी कि लेंथ, ये लेंथ प्रिजर्व हो गई, ये क्या होगा, एंगल प्रिजर्व हो गया। तो ये चले हम कैलकुलेट करते हैं कि मज़ीद इनसे हमें क्या हासिल हो सकता है। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे पास ये हैं, क्या कहते हैं इनको, वेक्टर्स यहाँ QA QB, इनके दरमियान हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया QA डॉट QB। तो इसको लिख सकते हैं ना, लेंथ ऑफ QA QB जो लिखते हैं, डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की कोसाइन ऑफ QA एंड QB। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यूज़ करें। ये क्वेश्चन नंबर 1 से हो जाएगा A मॉड ऑफ A, ये हो जाएगा मॉड ऑफ B और ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ A B क्वेश्चन नंबर 2 से। तो ये क्या बन जाएगा, A डॉट B। तो ये मज़ीद हमें ये पता चला है कि अगर Q ऑर्थोगोनल टेंसर हो तो ये कंडीशन भी आ जाती है। ये डेफिनेशन के अंदर तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ उसे हम जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट भी एक जैसा रहता है, A डॉट B भी जो है वो QA डॉट QB, इसका मतलब समझे वो भी डॉट प्रोडक्ट भी प्रिजर्व रहता है अगर Q आपका ऑर्थोगोनल हो तो। यानी A एंड B का डॉट प्रोडक्ट बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन A डॉट P होगा, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन QA डॉट QB वो भी वही रिजल्ट रहेगा, यानी वो भी चेंज नहीं होता, एक किस्म का ना, वो भी प्रिजर्व रह गया। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास, एक्स्ट्रा एक जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अच्छा जी, अब आगे जो है वो चले तो ये चीज़ आ जाती है जी, ये अब हम जा रहे हैं वो जो आपने यूजुअल डेफिनेशन की होती है ना ट्रांसपोज की, उसकी तरफ की, वो हम डिराइव कर लेते हैं। ये QA डॉट QB से स्टार्ट किया तो मैंने ये लिखा, ये कैसे लिखा, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज। QA डॉट है ये QB, यहाँ पे QA एक अलहदा वेक्टर कंसिडर हो रहा है, फिर Q ट्रांसफॉर्मेशन और B एक वेक्टर। तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा, डेफिनेशन ट्रांसपोज की क्या होती है कि ये वाला जो वेक्टर है वो पहले आ जाता है, डॉट इस पे जो है वो ट्रांसपोज आ जाता है और ये सारा जो है वेक्टर इधर आ जाता है, यानी इस पे ये ट्रांसपोज जो है इस पे एक्ट करने लग पड़ता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है ट्रांसपोज की, यहाँ तक डेफिनेशन आ गई ट्रांसपोज की। यहाँ पे क्या यूज़ की दिया, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज टेंसर्स, ये प्रोडक्ट लग गया। तो यहाँ पे क्या यूज़ की, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये चीज़ जो है वो A डॉट B की इक्वल है, ये एज इट इज़ आ गया। इसको उठा के मैंने इधर लिख दिया, इस A डॉट B को मैं B डॉट A लिख सकता हूँ। तो ये अब फॉर ऑल A B है, तो इसका मतलब है ये चीज़ जो है वो, सॉरी एक स्टेप करने के बाद ये A को मैं I A लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ क्या आ गई आपकी, I आ गई।
ठीक है। ये आप जो डेफिनेशन करते थे ट्रांसपोज की, क्यू ट्रांसपोज क्यू और क्यू ट्रांसपोज क्यू और क्यू क्यू ट्रांसपोज, वो भी आएगा नीचे, पूरा उसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ से लिख सकते हैं ना इनवर्स जो है ट्रांसपोज आ गया। तो वैसे कोई टेंसर की जो इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है ये होती है ना टी इनवर्स टी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्यू टी आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो क्यू टी, वो दोनों प्रोडक्ट आ गए, ये चीज़ क्यू ट्रांसपोज क्यू ट्रांसपोज इक्वल आइडेंटिटी, जो आपकी डेफिनेशन होती है किसी भी जो है वो टेंसर के ऑर्थोगोनल होने की, कि क्यू ट्रांसपोज क्यू ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी होना चाहिए। तो फिर हम कहते हैं जो है वो ये क्या हो गया आपका, क्या कहते हैं उसको, मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो गया। तो ये डेफिनेशन आपकी आगे जो आप लोग पहले पढ़ते रहते थे। तो ये किससे डेफिनेशन आ गई, जो आपने इधर डेफिनेशन की है ट्रांसपोज की, ट्रांसपोज टेंसर की 3x3 मैट्रिक्स है ना। तो जो प्रीवियस डेफिनेशन होती है वो ऑब्टेन तो होनी चाहिए ना, ये तो नहीं कि जनाब हम यहाँ पे टेंसर को एक मैट्रिक्स भी कह रहे हैं और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह रहे हैं और जो आपकी पहले डेफिनेशन पढ़ी है वो चेंज ही हो जाए, ऐसे नहीं होता, ठीक है। दूसरे तरीके से डिफ़ाइन करते होते हैं। और देखा हम वहाँ भी पहुँच गए जो आपने यूजुअली पढ़ी हुई थी डेफिनेशंस ट्रांसपोज की ऑर्थोगोनैलिटी। तो ये आ गई, ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है। चाहे ये लिख लें या टी इधर लिख लें मैट्रिक्स है वो भी ठीक होगा, क्योंकि वो आपने पीछे देखा है ना कि जब हमने ट्रांसपोज को डिफ़ाइन किया था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज था, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज, ये चीज़ आ गई। अब इसको हम सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखते हैं इन चीज़ों इन इक्वेशंस को ना, तो फिर वहाँ पे देखेंगे आप ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन आ जाएंगी बड़ी मज़े की, ठीक है। वो फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस सही तरह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन ये है कि उसको डिराइव करते हैं, देखिए ज़रा कैसे डिराइव करते हैं। इतना आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम ये तीनों चीज़ें निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, और ये आपको पता है सबस्क्रिप्ट नोटेशन में, सबस्क्रिप्ट फॉर्म में, यानी कि इनके कंपोनेंट्स जो है वो हम लिखेंगे सबस्क्रिप्ट्स में। इसी तरह आप मल्टीप्लाई करें ना तो सिंपली कंपोनेंट्स आपके पास आ ही जाते हैं, इस पूरे प्रोडक्ट के और इसके भी आपको पता है, ये ऐसे करें, ये ऐसे करें, ये ऐसे करें, आपको कंपोनेंट से पता चल जाएंगे ना, ठीक है। और आपको पता भी चल रहा है कि पहला कंपोनेंट जो है वो 1 होना चाहिए, क्योंकि इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिखा हुआ है, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो पहला कंपोनेंट इस प्रोडक्ट का 1 होना चाहिए। इसी तरह ये नज़र आ रहा है आपको, इसी को आप सबस्क्रिप्ट्स में लिखेंगे जो है वो इंडिशियल नोटेशन में। तो ये देखें, यानी कि प्रोडक्ट है ना, तो हमने अगर कंपोनेंट्स इस प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स की तरफ जाना है तो हमें जो हमने लिखे हैं ना कंपोनेंट्स प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स के उससे शुरू करना पड़ेगा। ये हमें पता है इक्वेशन, दो टेंसर्स हो एस टी, उनका प्रोडक्ट हो, उसके आई जे कंपोनेंट इस तरह होते हैं, एस आई एम टी एम जी, हमें पता है। और यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट, एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट में ये क्यू ट्रांसपोज पहले है और क्यू जो है वो सिंपल बाद में है। सो वी विल यूज़ क्यू ट्रांसपोज बिफोर मीन्स के पहले यूज़ करेंगे लेफ्ट साइड पे, और टी की जगह पे क्यू आ जाएगा, एस की जगह पे क्यू ट्रांसपोज आ जाएगा। सिंपली राइट साइड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्यू ट्रांसपोज आ जाएगा, यहाँ पे भी क्यू आ जाएगा। तो इसको अब मैं लिख सकता हूँ क्यू एम आई। ये जब यहाँ पे ट्रांसपोज डिफाइन किया ना, ट्रांसपोज के कंपोनेंट्स, तो वहाँ से देखे ना तो ये यही लिखा होगा, वो पिछले लेक्चर में किया था ना, तो उससे आप लोग देखें तो ये चीज़ लिखी होगी। तो एम आई या मैंने तो ये एम आई लिखा होगा, वहाँ पे देखें ना टी ट्रांसपोज होगा, आई जे होगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जे आई हो जाएगा। तो इधर लेफ्ट और साथ टी हो जाएगा, इधर अगर लेफ्ट साइड पे इधर आई एम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम आई हो जाएगा। तो ये इसी तरह रहेगा, ये टी की जगह सिंपली क्यू आ गया ये, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे एक पहला जो प्रोडक्ट है उसके ये कंपोनेंट्स आ गए। अगेन यूजिंग 6, अब दरमियान में क्या है ये है। अब पहला एस की जगह क्यू लगा देंगे, टी की जगह ये ट्रांसपोज वाला क्यू लगा देंगे, तो ये आ जाएगा। अब इस पे लग ये जे एम हो जाएगा, ये एम जे है ना, तो ये जे एम हो जाएगा। वही डेफिनेशन यूज़ करेंगे ट्रांसपोज वाली ना, वहाँ पे जैसे कंपोनेंट्स लिखे थे, तो ये आपके पास जे एम आ जाएगा। तो
ये दोनों हो गए, ये अब आई रहेगा। अब आई के आई जे अभी पड़ा है डेल्टा आई जे होता है, ये हो जाएगा। अब ये तीनों इक्वल लिख दिए क्योंकि वहाँ पे वो तीनों इक्वल है ना, तो वहाँ पे ये जो है वो पहली की जगह पे ये था, दूसरी की जगह पे ये आ गया और तीसरी की जगह पे ये आ गया। अब ये जो है ना ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन बन गई है बड़ी मज़े की, ठीक है। तो चीज़ वही है कि पहला कंपोनेंट 1 दे रहा है, दूसरा जो है 0, तीसरा 0, चौथा 0, पांचवा 1, पांचवा मतलब कि जो 1 1 वाला है। यानी कि इस प्रोडक्ट के जो इस प्रोडक्ट का जो क्या कहते हैं डायगोनल एंट्रीज हैं, दे शुड बी 1 1 1, ऑल अदर्स आर 0। इसके भी डायगोनल एंट्री शुड बी 1 1 1, ऑल अदर्स आर 0, क्योंकि राइट साइड पे आइडेंटिटी है और उसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 होती हैं, बाकी सारी 0। तो यहाँ से भी वही कंडीशन निकल रही हैं, ठीक है। आप इसको ओपन करें ना, एम पे समेशन, इधर 1 1 करें, इधर 1 1 आ जाएगा, तो एम पे समेशन ओपन करेगा तो ये आ जाएगा। यानी कोई भी क्यू हो तो वो 1 होगा, इस डेल्टा 1 1 हो इज इक्वल टू 1 होगा, कोई भी क्यू हो, ऑर्थोगोनल क्यू हो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये चले मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में। इसको सुनिएगा, रेलेवेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज से देखिएगा तो कीजिएगा वो, इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। जो कुछ समझ ना आई तो फिर मज़ीद जो है वो इस पर डिस्कशन होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।